the revision of AS5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policies. इसमें मेनली 4 चीज़ें बताई है. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़. ये तो हेड में ही दिया हुआ है, लेकिन ये जो नाम है वो हेड में नहीं दिया, लेकिन इसका भी डिस्क्लोजर किया है AS5 में, दैट इज़ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. फर्स्ट इज़ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. तो इसमें 3 आइटम्स है: ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. सो व्हाट इज़ ऑर्डिनरी? पहले तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड मतलब ऑल द आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी पार्ट ऑफ P&L, ये पता है. लेकिन एक्सेप्शन है इसका, अगर कोई भी AS बोलता है कि इसका जो भी इनकम या एक्सपेंस है उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो फिर उसको AS के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा. एग्जांपल, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इसमें जो भी अपन एक्सपेंसेस इनकर होते हैं मशीनरी में, ये तो एक्सपेंस है, राइट. लेकिन AS10 बोलता है कि अपने को वो कैपिटलाइज करना है, तो फिर यू विल फॉलो AS. नेक्स्ट इज ये जो 3 कंपोनेंट्स है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का. फर्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्टिविटीज़ जो होती है उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ विच आर इंसिडेंटल और अराइजिंग फ्रॉम मेन एक्टिविटीज़, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़. मतलब सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग सर्विसेज वगैरह वगैरह, जो भी हम P&L में डेबिट या फिर क्रेडिट करते हैं उसको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम्स. ये ऑर्डिनरी होते हैं लेकिन साइज़ और नेचर की वजह से उसको एक्सेप्शनल बोला गया है. द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बट द साइज एंड नेचर इज सच दैट द रिक्वायर सेपरेट, उसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है. सच आइटम्स आर नोन एज एक्सेप्शनल आइटम्स, उसको एक्सेप्शनल आइटम्स बोलते हैं. So, for example, first is write down of inventories to NRV and its reversal, cost of incorrect or restructured activities, disposal of long-term investment या disposal of PPE, litigation expenses या फिर settlement of GST demand notice, income tax deemed notice, etc. ये ordinary है but it is exceptional because उसका size और nature अलग है. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. दिस आर नॉट ऑर्डिनरी या फिर कोर्स और बिजनेस में ये यूजुअली नहीं होते हैं, वैसे वाले आइटम्स है. दिस आर इनकम और एक्सपेंसेस दैट अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड देयरफॉर आर नॉट एक्सपेक्ट टू ऑकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली. द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, द नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन P&L and its impact in current P&L can be perceived. एग्जाम्पल्स, लॉस बाय फायर या फिर अटैचमेंट, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट या फिर कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिलना इज़ ऑर्डिनरी, बट उसका रिफंड करना मतलब आपने कुछ गलत किया है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सेल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फाइनेंशियल लिक्विडिटी, मतलब नॉर्मल सेल करना इज़ ओके बट फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से कोई प्रॉपर्टी को सेल करना इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. तो ये जो आइटम्स है आपको अलग से डिस्क्लोज करने पड़ते हैं इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के हेड में. जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं P&L का, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला हेड होता है उसके नीचे ये अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है. नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रायर पीरियड आइटम्स, इसको हम PPE बोलते हैं. प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेस विच अराइज इन करंट पीरियड एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड. मतलब कि इसका एरर और ओमिशन लास्ट ईयर हुआ था लेकिन हमको समझ करंट ईयर में रहा है, तो फिर इसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स. एरर्स में ऑकर इन रिजल्ट ऑफ मैथमेटिक मिस्टेक इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट और ओवरसाइट, फेलियर टू नोटिस. Omission means reliable information was available at the time of preparation of financial statement but information was not considered. कुछ भी मिस्टेक अगर लास्ट ईयर में हुआ है लेकिन करंट ईयर में समझ रहा है तो उसको PPE बोलेंगे. The nature of amount of PPE item should be disclosed separately in P&L such that its impact in current period can be perceived. जो भी PPI मतलब प्रायर पीरियड आइटम्स अपने को जो भी करंट ईयर में समझते हैं उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. उसके लिए अपन अलग से हेड बनेंगे जो बैलेंस शीट में यूजुअली नहीं दिखता, लेकिन हम वो वाला हेड बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं PPI. मतलब इनकम जो है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, वी गेट प्रॉफिट बिफोर PPI. यू कैन मेक दिस अलग से हेड PPI एंड देन यू गेट प्रॉफिट आफ्टर PPI. PPI का सेपरेट हेड P&L में नहीं है. इफ देर इज PPI आइटम इन करंट ईयर वी विल हैव टू क्रिएट अ सेपरेट हेड. So,
ये भी हो गया. नेक्स्ट कंपोनेंट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. अकाउंटिंग एस्टिमेट इज़ एन अप्रोप्रिएशन वेयर प्रॉपर मेजरमेंट कैन नॉट बी मेड. मतलब अभी हम वी जस्ट एस्टिमेट कि 5% ऑफ RBDD, मतलब कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, या फिर जो भी हम एस्टिमेट बनाते हैं कि एस्टिमेट लाइफ ऑफ asset is 5 years, we just estimate it, right? So अपने को कंफर्म पता नहीं होता, वो एस्टिमेशन चेंज हो सकता है. दैट चेंज कैन बी ड्यू टू न्यू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, या फिर एक्सपीरियंस ग्रांटेड, या फिर सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स की वजह से वो एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं, अपने को समझ सकता है. तो फिर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपने को प्रोस्पेक्टिवली रिकॉर्ड करना है, मतलब इसी साल का इसी ईयर में उसको चेंज करना है. Example, provision for bad debt, useful life of asset, residential value, depreciation method, provision for warranty, etc. ये जो appropriations change होते हैं उसको prospectively record करना है. Change in accounting estimate is not a PPI. मतलब PPI मतलब लास्ट ईयर में गलती हुआ था हमसे, जो हमको करंट ईयर में समझ रहा है, लेकिन ये एस्टिमेट जो भी है वो गलती तो नहीं है, वो बस एस्टिमेट में चेंज हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ PPI एंड इट इज़ नॉट इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. वो ऑर्डिनरी है, बस वो उसका चेंज हो रहा है एस्टिमेशन. द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच हैज़ a material effect in the current period or later period should be disclosed. If it is not possible to quantify the amount, this fact should be disclosed. जो भी चेंज होगा, मटेरियल इफेक्ट होगा, तो वो चेंज करना पड़ेगा करंट पीरियड या लेटर पीरियड में. एंड अगर उसका क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा, तो वो फैक्ट क्यों क्वांटिटी समझ में नहीं आ रहा वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ये AS1 के हिसाब से, ये पूरा AS1 में भी आपने ये देखा था. अकाउंटिंग पॉलिसी रिफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंट प्रिंसिपल्स या मेथड्स अप्लाइंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं बहुत सारे. एग्जांपल्स, इन्वेंट्रीज, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, PPE, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अलग अलग होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड. हम अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं? रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय AS इफ रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन. ये हमने AS1 में ऑलरेडी देखा था. डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कब चेंज कर सकते हो, विल बी डिस्क्लोज्ड इन AS. एंड नाउ डिस्क्लोजर इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ तो उसका मटेरियल इफेक्ट होगा या नॉन मटेरियल, बट इम्पैक्ट मटेरियल इन लेटर पीरियड्स. अगर वो मटेरियल है करंट पीरियड में and amount is ascertainable, amount to be disclosed. अगर amount is not ascertainable, fact to be disclosed. And non-material in current period but impact material in later period, fact to be of such change in later period should be disclosed. ये हमने AS1 में already देखा था. Changes in accounting policies should be retrospectively, मतलब कि अगर इस साल का प्रीवियस ईयर, दिस इज़ करंट ईयर 25-26, इसमें हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया WAV से रिटर्न डाउन वैल्यू में, तो फिर हमको जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट होगा उसमें भी चेंज करना पड़ेगा. इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं. हाँ, नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज. इस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ये यूजुअली याद भी नहीं रहता बिकॉज ओके. सो दिस इज the following are not the changes in accounting policies. The adoption of new accounting policies for events or transactions that differ in substance from previously occurring events or transactions. Example, introducing a formal gratuity scheme in place of ad hoc lump sum payment to employees or retirement. पहले कोई स्कीम था, उसके बदले में दूसरा स्कीम आया, तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे. Next, change in newly policy for events or transactions which did not occur or were immaterial. Introduction to new policy or scheme for the employees. नया स्कीम आया, कोई पहले वैसा कोई स्कीम था ही नहीं, नया स्कीम आया अभी इसी साल, तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे. So yeah, this is done, I guess. So yeah, the AS5 gets done. This is also
THE और थियोरिटिकल, इसमें भी थ्योरी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर जो भी डेफिनेशन है उसको सिर्फ लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड या यू आर डन विद दिस AS।